बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्री ऑपरेशंस इन क्रिस्टल्स। सिमेट्री ऑपरेशन क्या है? अ सिमेट्री ऑपरेशन इज दैट विच ट्रांसफॉर्म्स द क्रिस्टल थ्रू इटसेल्फ, दैट इज अ क्रिस्टल रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर अ सिमेट्री ऑपरेशन। यानी कि क्रिस्टल पे जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब क्या है? क्रिस्टल को रोटेट कर दें, क्रिस्टल को इन्वर्ट कर दें, क्रिस्टल को सेंटर से काट दें, डिवाइड कर दें। ये सब जो है ये ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशंस हैं जो क्रिस्टल्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं। जब आप क्रिस्टल्स पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करें और उस ऑपरेशन के बाद भी क्रिस्टल जो है वो इनवेरिएंट रहे, उसमें वो तब्दील ना हो, वो वैसा का वैसा ही दिखे जैसा पहला दिख रहा था, तो ऐसे ऑपरेशन को हम बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। क्रिस्टल्स पे आमतौर पे जो ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं वो हैं ट्रांसलेशन ऑपरेशन, रोटेशन ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन एंड इन्वर्जन ऑपरेशन। फिर हम देखते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट किसे कहते हैं। सिमेट्री एलिमेंट, द ज्योमेट्रिकल लोकस अबाउट विच अ ग्रुप ऑफ इनफिनिट ऑपरेशंस एक्ट इज नोन एज सिमेट्री एलिमेंट। यानी जब आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्रिस्टल पे, तो डेफिनेटली आप उस किसी लाइन के अबाउट, आप किसी पॉइंट के अबाउट, किसी प्लेन के अबाउट उस अप्लाई करेंगे। यानी कि जैसे कि अगर आपको क्रिस्टल को रोटेट करना है तो आपको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए जिसके अबाउट आप क्रिस्टल को घुमा सकें। अगर आपको क्रिस्टल को इन्वर्ट करना है तो भी आपको एक प्लेन या एक लाइन या एक पॉइंट चाहिए जिसके अबाउट क्रिस्टल जो है वो इन्वर्ट किया जा सके। अगर आपको उसे डिवाइड करना है तो भी आपको एक प्लेन चाहिए कि जो उसके सेंटर से पास करे या उसके डायगनली पास करे, जिसके अबाउट आप चेक करें कि एक हिस्सा दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं है। तो वो तमाम लोकस, ज्योमेट्रिकल लोकस जो हैं वो सिमेट्री एलिमेंट्स कहलाते हैं। जिसमें हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे पहले ये रोटेशन एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस, फिर रिफ्लेक्शन और मिरर प्लेन, फिर है इन्वर्जन सेंटर। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं इसकी। ये किस तरह से हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन जो ये पास कर रही है क्रिस्टल के, ये ऑपोजिट फेसेस में से लाइन पास कर रही है। अगर आप इस लाइन के अबाउट क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन में 2 दफ़ा क्रिस्टल ऐसा ही दिखेगा जैसे इस वक्त दिख रहा है। आप इसको कैसे रोटेट करेंगे? आप इसको इस तरह से ऐसे क्रिस्टल को ऐसे करके रोटेट करेंगे। इस लाइन के अबाउट क्रिस्टल को जब आप ये कॉर्नर से पकड़ के जैसे रोटेट करना होता है ऐसे रोटेट करेंगे तो 2 दफ़ा क्रिस्टल इस रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में 2 दफ़ा ये ऐसा ही नज़र आएगा जैसे इस वक्त नज़र आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो एक्सिस है इसके अबाउट जो इसकी 2 फोल्ड सिमेट्री है। नेक्स्ट आप देखिए ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये ये जो गुजर रही है, ये लाइन जो है वो एक ये डायगनल लाइन है और इस डायगनल लाइन के अबाउट 3 दफ़ा जब आप रोटेट करेंगे क्रिस्टल को तो क्रिस्टल ऐसा ही दिखेगा और हम कहेंगे कि क्रिस्टल के पास 3 फोल्ड सिमेट्री है। अच्छा, ये जो लाइन है ये बिल्कुल वर्टिकल जो ऐसे पास कर रही है, इसके अबाउट जब आप क्रिस्टल को इस तरह से घुमाते हैं ऐसे करके जब इसको रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अगर क्यूबिक क्रिस्टल है तो फिर आपको एक कंप्लीट रोटेशन में ये 4 टाइम्स ऐसा ही दिखेगा। तो हम कहेंगे कि इस क्यूबिक क्रिस्टल के पास 4 फोल्ड सिमेट्री है। अच्छा, ये एक हेक्सागोनल क्रिस्टल है। तो इस आपको पता है कि हेक्सागोनल जो शेप है उसके 6 साइड्स होती हैं। तो ये इस लाइन के अबाउट जब इस क्रिस्टल को रोटेट किया जाएगा तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये 6 टाइम्स ऐसा ही दिखेगा जैसा इस वक्त दिख रहा है। हम कहेंगे कि ये जो क्रिस्टल है इस लाइन के अबाउट इसके पास 6 फोल्ड सिमेट्री है।
अब यहाँ पे देखें, ये आपको एक प्लेन नज़र आ रहा है। ये प्लेन जो है ये इसके कट कर रहा है इसको सेंटर से। अगर हम इस क्यूबिक क्रिस्टल का ये ऊपर वाला हिस्सा देखें और फिर इसका नीचे वाला हिस्सा देखें, तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हिस्सा जो है, ये ऊपर वाला जो इसका पार्ट है, ये एग्जैक्टली जो नीचे वाला पार्ट है उसका मिरर इमेज है। ठीक है। अगर एक एस प्लेन क्रिस्टल में से पास करे कि उसका एक हाफ जो है वो दूसरे हाफ का एग्जैक्ट जो है वो मिरर इमेज हो, तो हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। यानी जब वो दोनों हिस्से जोड़े जाएं तो क्रिस्टल एक कंप्लीट क्रिस्टल बन जाए, तो इसको आप रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं। तो ये जो प्लेन इसके सेंटर में से ऐसे पास कर रहा है, जो इसको इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ये प्लेन जो है ये कहलाता है मिरर प्लेन। ठीक है, ये भी सिमेट्री एलिमेंट है। फिर ये वाला प्लेन जो है, ये देखें यूँ जो ऊपर ऐसे इसको वर्टिकली दो हिस्सों में, अब ये देखें ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा क्रिस्टल का और इसके पीछे वाला ये वाला हिस्सा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला प्लेन भी इसको क्रिस्टल का जो है ये मिरर प्लेन है और इसमें भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री होल्ड करती है। अच्छा, अब ये देखें, ये डायगोनल के अलोंग जो प्लेन है इसका भी यही है, इसका भी इस साइड वाला हाफ दूसरी साइड वाले हाफ का एग्जैक्टली मिरर इमेज है। तो ये जो है ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब ये जो देखें नीचे वाला जो ये वाला एक सेंटर है, इन्वर्जन सेंटर, ये जो इन्वर्जन सेंटर है ये इसका अगर आप डिस्टेंस देखें इस फेस से और इसका सेंटर इस फेस से, दोनों फेसेस से इसका सेंटर जो है, इसी तरह ऊपर वाले दोनों फेसेस से भी ये एक जैसे डिस्टेंस पे है। और इसके अबाउट जब भी आप क्रिस्टल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्रिस्टल ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, जैसा ये इस वक्त दिख रहा है। तो ये जो सेंटर है ये हमारा कहलाएगा इन्वर्जन सेंटर। अच्छा, अब ज़रा डिटेल में बात करते हैं ट्रांसलेशन सिमेट्री की। ट्रांसलेशन सिमेट्री क्या है? द लैटिस इज सेड टू पोजेस ट्रांसलेशनल सिमेट्री इफ द रेपिटेशन ऑफ लैटिस पॉइंट बाय अ ट्रांसलेशन ऑपरेशन लीव्स द एनवायरनमेंट अराउंड दैट लैटिस पॉइंट अनचेंज्ड। मतलब क्या है कि अगर कोई किसी लैटिस में, ट्रांसलेशनल सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक लैटिस पॉइंट पे जब आप ट्रांसलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करें, ट्रांसलेशन ऑपरेशन के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो अगर आप ट्रांसलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जो आपको नेक्स्ट पॉइंट लैटिस पॉइंट मिले उसका इन्वायरमेंट एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसा पिछले लैटिस पॉइंट के इर्द गिर्द था। जैसे आप ये नीचे देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे ओरिजिन लिया, इस जगह पे ओरिजिन है और ओरिजिन से ये एक लैटिस पॉइंट, ये वाला जो लैटिस पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। ठीक है, इस लैटिस पॉइंट से आपने इस लैटिस पॉइंट से एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया और आप चले गए यहाँ पे, इस लैटिस पॉइंट पे चले गए। तो इस लैटिस पॉइंट से इस लैटिस पॉइंट तक जाने में आपने ट्रांसलेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि कहलाता है टी। अच्छा, अब पहले जो ये सपोज चलें मैं इसको कह देती हूँ ये ए है और ये जो लैटिस पॉइंट है ये बी है। ठीक है, तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है और बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर प्राइम है। ए से जो पोजीशन चेंज हुई बी तक पोजीशन चेंज हुई, तो बी जो लैटिस पॉइंट है उसका इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेम, अगर तो बिल्कुल सेम है जैसे कि ए के इर्द गिर्द था, यानी उससे नेक्स्ट इन्वायरमेंट सेम होने का मतलब क्या होता है कि एक लैटिस पॉइंट से अगले लैटिस पॉइंट का डिस्टेंस और अगले लैटिस पॉइंट जो उसके इर्द गिर्द के जितने लैटिस पॉइंट हैं, अगर जब ए से ये नेक्स्ट लैटिस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ए से जो नेक्स्ट लैटिस पॉइंट का डिस्टेंस इस साइड वाले, फिर ए से इस साइड वाले, ऐसे इसी तरह अगर बी के साथ भी ऐसा ही है कि इससे जो नेक्स्ट लैटिस पॉइंट हो
वो उतने ही फासले पे हो, और एक जो लेटिस पॉइंट इधर है वो उतने ही फासले पे हो जैसे कि पिछले ए के था, तो फिर हम कहेंगे कि ए और बी पॉइंट का इन्वायरमेंट सेम है। तो अगर ए और बी पॉइंट का इन्वायरमेंट सेम हो, तो ये जिस ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू ए से बी बना, उस ट्रांसलेशन वेक्टर के बाद हम इसको कहेंगे कि इस लेटिस में क्या है, ट्रांसलेशन सिमेट्री मौजूद है। अमूमन क्रिस्टल्स जो हैं उनमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, उनमें लेटिस पॉइंट्स के दरमियान जो है बहुत ही ऑर्डर और तरतीब होती है। इस वजह से तकरीबन हर क्रिस्टल में ट्रांसलेशन सिमेट्री जो है वो पाई जाती है। फिर आ जाए जी रोटेशन सिमेट्री। अ लैटिस इज सेड टू possess the rotation symmetry if its rotation by an angle theta about an axis transforms the lattice to itself। अगर आप किसी लैटिस को रोटेट कर दें किसी एक सिंगल पॉइंट के अबाउट या किसी एक एक्सिस के अबाउट, पूरे लैटिस को आप घुमा दें और आप कितने एंगल से घुमाएं उसको, थीटा एंगल से। वो थीटा एंगल 45 का भी हो सकता है, 90 का भी हो सकता है, 120 का, 180 का, यानी 0 से लेकर 360 तक वो कोई भी एंगल हो सकता है। आप किसी भी एंगल से उसको अगर लैटिस को रोटेट कर देते हैं और वो लैटिस जो है वो वापस आपको वैसा ही दिखता है जैसा पहले दिख रहा था, घुमाने से पहले जैसा दिख रहा था, तो हम कहेंगे कि उस एंगल के अबाउट, यानी जितने एंगल के अबाउट आपने घुमाया और वो वैसा ही लगा, उस एंगल के अबाउट उस लैटिस के पास रोटेशन सिमेट्री है। अब चूंकि कोई भी लैटिस जब आप रोटेट करें तो 360 पे तो सब रोटेशन जो है ना वो एक जैसे, यानी क्रिस्टल हमेशा उसी पॉइंट पे आ जाता है, वैसे ही दिखता है जैसे पहले दिखता था। 360 पे या 2 पाई एंगल पे जब आप उसको घुमाते हैं एक कंप्लीट रोटेशन के बाद क्रिस्टल वैसा ही हो जाता है। तो थीटा एंगल अगर आप किसी 2 पाई के अलावा किसी एंगल पे वो वैसा ही दिख रहा है, तो वो एंगल जो है वो डेफिनेटली 2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल होगा। जैसे कि आप अगर थीटा वो एंगल है जिस पे रोटेशन सिमेट्री है, तो फिर हम कह सकते हैं एन थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई, और थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर एन। The factor n takes integral values and it is known as multiplicity of rotation, axis और order of rotation। ठीक है। फिर आ जाता है द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n कंपेटिबल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसलेशन सिमेट्री आर 1, 2, 3, 4 एंड 6 ओनली। यानी n की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 6 हो सकती है। इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे। A rotation corresponding to the value of n is called n-fold rotation। यानी एक रोटेशन में क्रिस्टल कितने टाइम्स जो है वो वैसा ही दिखता है, इनवेरिएंट रहता है, वो n की वैल्यूज़, उस n की वैल्यू के लिहाज से हम कहते हैं कि उस क्रिस्टल में n-फोल्ड रोटेशन है। जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको क्रिस्टल्स दिखाए और मैंने आपको बताया कि ये 2 टाइम्स एक कंप्लीट रोटेशन में 2 टाइम्स इनवेरिएंट रहेगा, तो हम उसे कहेंगे इसके उस क्रिस्टल में उस एक्सिस के अबाउट 2 फोल्ड रोटेशन है। ये देखें यहाँ पे ये जो एक एक्सिस है जो हेक्सागोनल के सेंटर से गुजर रहा है, इसके अबाउट ये हेक्सागोनल क्रिस्टल जो है इस एक्सिस के अबाउट अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो ये 6 दफ़ा ऐसा ही दिखेगा। तो हम कहेंगे कि ये इस एक्सिस के पास 6 फोल्ड रोटेशन है। ये जो एक्सिस क्यूबिक क्रिस्टल के सेंटर से गुजर रहा है, इसके अबाउट यानी हर 90 डिग्री के बाद ये क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल इसके अबाउट घुमाने से ऐसा ही दिखेगा। तो हम कहेंगे कि इस क्यूबिक क्रिस्टल के पास इस एक्सिस के अबाउट जो है वो 4 फोल्ड रोटेशन है। इससे नेक्स्ट क्रिस्टल में देखें, अब ये एक्सिस जो है ये ऐसे पास कर रहा है, यानी एक कॉर्नर से एक डायगनल से दूसरे डायगनल तक। अब ऐसे में जब आप क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तो 120 के बाद क्रिस्टल वैसा ही दिखेगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन 360, अगर 360 को आप 120 से डिवाइड करें तो 3 टाइम्स, यानी ये क्रिस्टल घूमने के दौरान एक रोटेशन में 3 दफ़ा ऐसा दिखेगा इस एक्सिस के अबाउट। तो हम इस एक्सिस के पास कितने फोल्ड रोटेशन हुआ, कितने फोल्ड रोटेशन हुआ, 3 फोल्ड रोटेशन हुआ।
अच्छा, अगर हमने क्रिस्टल को ऐसे पकड़ा और ये एक्सिस जो है ये देखें, ये यहाँ से ऐसे सेंटर से इसके गुजरा, ये भी क्यूबिक क्रिस्टल है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो है जब 180 पे आप लेके आएंगे तो फिर ये वैसा ही दिखेगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में टोटल एंगल हो गए 360, 360 से 180 को डिवाइड किया तो 2 दफ़ा ये क्रिस्टल घूमने के दौरान, इस एक्सिस के अबाउट घूमने के दौरान ऐसा ही दिखेगा। तो हम इसको कहेंगे कि इसके पास टू फोल्ड, इस एक्सिस की टू फोल्ड सिमेट्री है। अच्छा, अब हमने पीछे बात की कि 1 2 3 4 एंड 6, यहाँ तक आपने बात की कि 1 to 6 से लेकर जो है वो ट्रांसले एन की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एन की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो 1 2 3 4 और 6 पॉसिबल हैं, जबकि उनमें 5 जो है वो मिसिंग है। यानी एक ऐसा एक्सिस एग्जिस्ट, कोई भी ऐसा एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता क्रिस्टल में। याद रखें, किसी क्रिस्टल में ऐसा एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसके अबाउट क्रिस्टल्स जो है वो 5 टाइम रोटेट करे और वो इनवेरिएंट रहे। यानी कि 5 फोल्ड रोटेशन इज़ नॉट कंपैटिबल विद ट्रांसलेशन सिमेट्री। उसकी वजह ये है कि 5 फोल्ड रोटेशन इज़ नॉट कंपैटिबल विद ट्रांसलेशन सिमेट्री, और ये 5 फोल्ड रोटेशन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती क्रिस्टल्स में। अगर एग्जिस्ट करे भी तो एक आइसोलेटेड क्रिस्टल में एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन पूरा लैटिस जब बनता है तो वो लैटिस जो है वो 5 फोल्ड रोटेशन को जो है वो इसको अलाउ नहीं करता, क्योंकि लैटिस जो है उसमें एक यूनिट सेल के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, और फिर एन यूनिट सेल्स जो हैं वो मिलते हैं और फिर आपका पूरा का पूरा जो है लैटिस बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए एक लैटिस पॉइंट है, बी दूसरा लैटिस पॉइंट है। तो ए से बी तक, अगर हम ए से बी तक जाएं तो जो बीच में ट्रांसलेशन वेक्टर है उसको यहाँ पे टी वेक्टर से डिनोट किया हुआ है। अब अगर हम बी में से पास कर दें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, एक परपेंडिक नॉर्मल टू द पेज, अगर हम बी पॉइंट में से अगर हम एक एक्सिस ऑफ रोटेशन को पास कर दें तो फिर ए जो है वो ऐसे इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो ए पॉइंट क्लॉकवाइज घूम के इस लैटिस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और हम कहेंगे कि ए इज ट्रांसफॉर्म इनटू ए प्राइम। इसी तरह अगर हम ए में से परपेंडिकुलरली एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करें और बी को हम घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, तो बी जो है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, बी प्राइम पे पहुंच जाएगा। अब ए प्राइम और बी प्राइम अगर ये भी नए लैटिस पॉइंट हैं, यानी ये क्रिस्टल की सिमेट्री को फॉलो करते हैं, तो फिर डेफिनेटली जो है आप कहेंगे कि ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू एम ए प्राइम बी प्राइम। यानी ये जो आपका टी है वेक्टर, ये इसका इंटीग्रल, ये जो या तो ए प्राइम बी प्राइम के दरमियान डिस्टेंस 2t होगा या 3t होगा या 4t होगा या 5t होगा, यानी ये ए से ए प्राइम बी प्राइम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ए से बी के दरमियान के डिस्टेंस के सम इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेशनल सिमेट्री इसमें होल्ड करती है। अब हमने लिया यहाँ पे कंसीडर अ रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स। ये हमने लैटिस पॉइंट्स ले लिया, ये देखें ये एक लैटिस पॉइंट ये वाला है, एक लैटिस पॉइंट जो है वो ये वाला है, एक लैटिस पॉइंट जो है वो ये वाला है, एक लैटिस पॉइंट जो है वो ये वाला है। ठीक है, इसमें से एक लैटिस पॉइंट ये वाला जो है इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया। अब आपने क्या किया कि उसी तरह हमने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हम पास करें तो ये जो ए है इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा, और बी को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा। यानी ये जब आप इनको ए को और बी को रोटेट करेंगे तो आपके पास दो नए पॉइंट्स बन जाएंगे, ए प्राइम एंड बी प्राइम। कंसिडर अ रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स, टी बी द लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर। ए से लेकर बी तक जो लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर है वो टी है, बल्कि बी से आगे जो अगला भी पॉइंट होगा
उस तक भी ट्रांसलेशन वेक्टर टी ही होगा। लेटेस्ट पॉइंट्स हैव एन फोल्ड रोटेशन सिमेट्री। हमने सपोज कर लिया कि हमें एन का भी पता नहीं कि कौन से है, लेकिन हम ये कहेंगे कि इन लेटेस्ट पॉइंट्स के पास एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है। द रोटेशंस अबाउट पॉइंट्स ए एंड बी इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली यील्ड पॉइंट्स ए प्राइम एंड बी प्राइम विच मस्ट बी आइडेंटिकल टू ए एंड बी। अगर ए प्राइम और बी प्राइम ए और बी के आइडेंटिकल होंगे तो ही ये ट्रांसलेशन सिमेट्री इनमें होल्ड करेगी। The new points A prime and B prime are lattice points if they follow the translation symmetry. A prime B prime must be some integral multiple of AB. अगर A prime B prime translation symmetry होनी चाहिए, translation symmetry का मतलब क्या है कि A prime B prime must be equals to M AB, जिसमें M क्या है, M is an integer. अब आप देखें कि जो A प्राइम B प्राइम है, A प्राइम की लेंथ क्या होगी, यहाँ से देखें A से लेकर A प्राइम तक होगा T, ठीक है। ये लाइन जो है इसका मैग्नीट्यूड T होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाला, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर आप ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये A प्राइम से लेकर ये यहाँ इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, T cos थीटा। इट इज T cos थीटा। ऐसे, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी T cos थीटा, x से लेकर y तक होगी T, और फिर y से लेकर फिर B प्राइम तक इट इज़ अगेन T cos थीटा। तो T cos थीटा प्लस T cos थीटा 2T cos थीटा, और ये साथ में ये T हो गई, यानी A प्राइम B प्राइम जो पूरी लाइन है, ये A प्राइम B प्राइम पूरी लाइन किसके इक्वल होगी, 2T cos थीटा प्लस T, दैट इज़ इक्वल्स टू M, और ए बी की तो वैसे ही लेंथ जो है वो T है, तो ये आ गया MT। अब आपने T को कॉमन लिया और T कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे रह गया cos थीटा इज इक्वल्स टू M-1/2, ये 2 भी आप इधर ले गए थे। अब ये जो M-1 है, M क्या है, एक इंटीजर है, उसमें से 1 को माइनस कर दें तो भी एक वैल्यू यानी एक इंटीजर ही रहेगा। तो इस M-1 को हम एक कॉमन सा नेम दे देते हैं कैपिटल N का, वेयर N इज इक्वल्स टू M-1। हाँ जी। अब हमने कैलकुलेट करनी है कि n की परमिजिबल वैल्यू क्या है। हमने पीछे डिस्कस किया, हमने थीटा इज इक्वल्स टू 2π/n, हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, थीटा इज इक्वल्स टू 2π/n, और वहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो n इज इक्वल्स टू 2π की बजाय आप डिग्रीज में ले लें एंगल, n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। अब हमने जो पीछे स्लाइड देखी उसके लिहाज से हम ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने n को रखा, ये देखें, यहाँ से देखें दोबारा से, ये जो फार्मूला है ये वाला cos थीटा इज इक्वल्स टू n/2। अब आपने माइंड में रखना है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू n/2। सबसे पहले आप एक तो पहली बात तो ये कि cos थीटा, ये वैल्यू जो cos थीटा की होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और cos थीटा की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होती है -1, यानी cos की तमाम वैल्यूज़ +1 से -1 के दरमियान में ही रहती हैं। इन +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती। तो cos थीटा को मस्ट बी +1 और -1 के दरमियान में रहना, यानी n कैपिटल N की सिर्फ वही वैल्यू आ सकेगी कि जिसके लिहाज से cos थीटा जो है वो 1 से -1 के दरमियान में रहे। अब यहाँ पे कंडीशन देखें, n की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो cos थीटा हो जाएगा 3/2, ये अलाउड नहीं है। अच्छा, n की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, ये अलाउड है। यानी 2 से ऊपर कैपिटल N की 2 से ऊपर वैल्यू नहीं हो सकती, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं हो सकती, सिर्फ 2 से नीचे नीचे तक n की वैल्यू रहेगी। अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1, यानी cos थीटा इक्वल्स टू 1, ये कंपेटिबल है, ये ठीक है। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, आपने n की वैल्यू क्या रखी, आपने n की वैल्यू रखी -2, तो -2 रखा तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -1। अब अगर आप उस लिहाज से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो cos इनवर्स -1 का मतलब है 180 डिग्री। तो अब इस फॉर्मूले में अगर आप थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 180 दैट इज इक्वल्स टू 2, यानी 2 फोल्ड रोटेशन।
उसके बाद आप n की वैल्यू रख लें -1। जब आप कैपिटल N की वैल्यू -1 रखेंगे तो cos थीटा हो जाएगा -1/2, तो थीटा हो जाएगा 120 और 120 360 डिवाइडेड बाय 120 दैट इज इक्वल्स टू 3। फिर आप कैपिटल N की वैल्यू 0 रखें तो स्मॉल n की वैल्यू आ रही है 4। कैपिटल N की वैल्यू 1 रखें तो स्मॉल n की वैल्यू आ रही है 6। कैपिटल N की वैल्यू 2 रखें तो स्मॉल n की वैल्यू आ रही है 1। यानी कैपिटल N की वैल्यू हम -2 से +2 के दरमियान ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से जो n की अलाउड वैल्यूज़ हैं यानी अलाउड रोटेशन एक्सिस जो हैं वो आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 6। आप देख सकते हैं इसमें 5 नहीं आ रहा, 1 से लेकर 6 में 5 की वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब है कि 5 फोल्ड रोटेशन इज़ नॉट परमिजिबल। इसके आप वैसे भी फिज़िकल पिक्चर भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये क्या है, एक तो ये 5 साइडेड पिक्चर है। 5 साइडेड पिक्चर को आप क्या कहते हैं, पेंटागन। ये देखें, ये एक पेंटागन है, ये इसके 5 साइड्स हैं। जब आप पेंटागॉन्स जो हैं, हाँ अब ये देखें, अगर एक अकेली पेंटागन होगी उसको आप रोटेट करेंगे किसी उसके सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट, तो डेफिनेटली वो 5 टाइम्स जो है वो सिमेट्री हासिल करेगी। लेकिन जब आप इसको पेंटागॉन्स को जोड़ के लैटिस बनाएंगे, आप लैटिस कैसे बनाते हैं, एक जैसे एलिमेंट्स जोड़ जोड़ के, तो अगर आप पेंटागन को जोड़ के लैटिस एलिमेंट्स लैटिस बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये गैप रह गया वाइट वाला और इधर भी वाइट वाला, ये देखें ये गैप रह गया। तो ऐसा लैटिस अलाउड नहीं होता जिसमें गैप रह जाए। जब आप पेंटागन को जोड़ेंगे तो इस तरह से बीच में गैप्स आ जाएंगे, और इस तरह से अगर आप ये आपके जो पॉलीगॉन है ये सिमेट्रिक नहीं होंगी, ये सारा लैटिस जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम फिज़िकली भी देख सकते हैं कि 5 फोल्ड रोटेशन जो है वो ट्रांसलेशन सिमेट्री के साथ कंपैटिबल नहीं है, और इसीलिए ये रोटेशन अलाउड नहीं है। बाकी रह गया 6 से ऊपर वाली फोल्ड रोटेशंस, वो भी क्रिस्टल्स में अलाउड, जब लैटिस होगा लैटिस में वो अलाउड नहीं होंगी, जैसे कि 7 फोल्ड 8 फोल्ड, क्योंकि पीछे आपको वजह बताई कि कैपिटल N की वैल्यू सिर्फ रह सकती है 2 से लेकर -2 के दरमियान। तो फिर जब N की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करेगी तो फिर बाकी फोल्ड रोटेशन भी उसमें नहीं आ सकती।